यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे और 10th क्लास की एनसीईआरटी भी आपके प्रीवियस क्लासेस की एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट है। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सारा एस्पेक्ट डिस्कस किया गया है, चाहे रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, पावर सोर्सेज हो, आपको उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब कुछ जो है पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है 10th में कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को पहले चैप्टर से, जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके पहले आपने पढ़ा होगा रिसोर्सेज, उसके काइंड्स। अब इसमें एक टर्म यूज कर दिया गया है, डेवलपमेंट। एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। अब लोअर क्लास में और इस क्लास में डिफरेंस क्या है? जब आप पढ़े थे पिछली बार तो उसमें यह था कि एनीथिंग दैट हैज़ अ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड। यूटिलिटी एंड नीड के ऊपर बात हो गई थी, यूटिलिटी एंड नीड के ऊपर। अब यहाँ पे है विच कैन बी यूज्ड, कोई भी चीज़ जो हम यूज कर सकते हैं वाला एस्पेक्ट जो है ना पहले नहीं था। ये है रिसोर्स का डेवलपमेंट। हम डेवलप कर रहे हैं कि इसको भी हम यूज कर सकते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। अब इसमें 3 चीज़ें नई ऐड की गई हैं इस बार, कि कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं कि जो चीज़ अवेलेबल है उसको अगर हम इस्तेमाल करें एज ए रिसोर्स के रूप में, तो क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें, या हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। दूसरी चीज़, इकोनॉमी की फिजिबल है कि नहीं है। कोई ऐसा तो रिसोर्स नहीं है जिसको डेवलप करने में हमें इतने पैसे लग जाए कि उसका रिटर्न आने में आधी ज़िंदगी निकल जाए, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। फिर उसके साथ साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। सोसाइटी और इकोनॉमी जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसके प्रोडक्ट को। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और मशीनरी अवेलेबल होने चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया मीट करेंगे तो कोई भी रिसोर्स जो है उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। ओके, ये चीज़ें हम तो क्लासिफिकेशन 2 पार्ट पे है, नेचुरल और ह्यूमन। ह्यूमन में जैसे स्ट्रक्चर या ब्रिज वगैरह, इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये सब बनाते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लाइक डॉक्टर एक क्वालिटी वाला एस्पेक्ट है और पुलिस जो है वो क्वांटिटी वाला एस्पेक्ट है, रिसोर्स है। नेचर की बात करें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में होगा कि कुछ ऐसे नेचर से दोनों ही मिलेंगे, जैसे वाटर भी नेचर से मिलेगा और मेटल भी। तो मेटल जो है वो रिन्यू किया जा सकता है। आयरन को छोड़ दीजिए आप, कुछ दिनों में मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी हैं फॉसिल फ्यूल्स जो आपने एक बार यूज़ किया तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको नॉन रिसाइकलेबल, इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, इसको रिसाइकल हम कर सकते हैं। ख़राब मेटल पुराने व्हीकल से, मोबाइल फ़ोन से एट्सेट्रा से निकाल के आप रिसाइकल करते हैं, तो इसलिए ये दोनों नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। ओके, रिन्यू नहीं किया जा सकता लेकिन रिसाइकल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक व्हीकल में जितना स्टार्टिंग में आयरन यूज़ हुआ है, जब आप उसको रिसाइकल करेंगे तो उसी अमाउंट का नहीं होगा, तो रिन्यू नहीं होगा, रिसाइकल ज़रूर हो जाता है कुछ पार्ट। और फिर उसके बाद आता है बायोलॉजिकल, जिसमें फॉरेस्ट आते हैं और वाइल्ड लाइफ आता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारी नीड्स को पूरा करता है। बेसिस ऑफ ओरिजिन पे कि किस तरीके से निकलता है, अगर लाइफ है तो बायोटिक, जैसे ह्यूमन बीइंग, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट, और एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है, रॉक्स एंड मिनरल्स। एग्जॉस्टिबिलिटी, कितना खर्च हो सकता है, कितना यूज़ हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। बेसिस ऑफ ऑनरशिप, भाई अधिकार किसका है, तो किसी एक पर्सन का होगा तो इंडिविजुअल, जैसे कि घर हो गया, ज़मीन हो गया, प्राइवेट। ओके, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्लेग्राउंड है, उस पर किसी का हक नहीं है, वो पब्लिक के लिए है, पूरी कम्युनिटी उसका यूज़ कर सकती है, पार्क हो गया। नेशनल रिसोर्सेज जो नेशन से बिलोंग करता है, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, वो किसी प्राइवेट का नहीं है, वो पूरे कंट्री का है, नेशन का है। फिर कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज है,
200 किलोमीटर के बियॉन्ड जो है वो सभी का है, और 200 किलोमीटर अगर ओशियन कोस्ट से हमें अंदर तक मिलता है समंदर में तो वो हमारा है। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे है। फिर डेवलपमेंट, किसी रिसोर्स को एग्जॉस्ट करने का, यूज़ करने के प्रयास में कितना उसको डेवलप किया गया है। तो इसमें 2 है, 3 है, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स जो है, जैसे विंड इन गुजरात, हमें पता है हवा चलती है, अच्छी तूफान आता है और बैरन स्पेस भी है, विंड मिल लगाया जा सकता है। तो पोटेंशियल है, हमने यूटिलाइज नहीं किया कि कितना लगा सकते हैं उसमें। रिसोर्सेज अवेलेबल बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये रिसोर्सेज तो है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे यूज़ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हार्नेस करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। फिर रिजर्व की बात करते हैं, सबसेट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का वो पार्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर नीड के लिए, जैसे डैम बना करके पानी का और रिजर्व करके आपके फॉरेस्ट वगैरह का, जैसे नेशनल पार्क वगैरह बचा करके आगे के लिए। फिर इसी में आता है कि सस्टेनेबल। अब इतनी सारी बातों में हर जगह पे कई बार यूज़ किया कि बचा करके और या फ्यूचर जनरेशन का, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये बहुत ही मॉडर्न एस्पेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे इंडियन कल्चर में फास्टिंग होता है, तो फास्ट करके हम अपने रिसोर्स को एक दिन के लिए बचा लेते हैं। ओके, तो कम यूज़ करते हैं तो एक न एक दिन के लिए सेव कर रहे हैं। वो फ्यूचर, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो बच रहा है, वो फ्यूचर में यूज़ होगा। तो ये एक तरीके का है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है और डेवलपमेंट प्रेजेंट में ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसा ना हो कि हमने इतना इस्तेमाल कर लिया कि फ्यूचर के जनरेशन को कुछ मिला ही ना, तो वो चीज़ है। लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर इन इंडिया 40, अगर रिसोर्सेज की बात करें ज़मीन की, तो 43% तो प्लेन्स है जिसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। फिर 30% माउंटेन है, देन प्लेट्यूज जो है वो 27% है, जो डेक्कन प्लेट्यू है। अब इन तीनों जगह पे अर्बनाइजेशन के वजह से और बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वजह से लैंड का डिग्रेड है, मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन होती जा रही है। कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके वजह से होता है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं, जिसमें एफोरेस्टेशन पहला है। फिर उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कंट्रोल। एग्रीकल्चरल यूज़ में ग्रेजिंग आता है और उसके यूज से बहुत सारा वेजिटेशन जो है वो ख़राब हुआ है, लैंड बैरन हुए हैं, जिसके वजह जो एक डिफॉरेस्टेशन का कारण है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं। उसके अलावा हमने देखा कि पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र का जो एक्सेसिव यूज़ है उसने आउटपुट तो बहुत बढ़िया दिया, नंबर हमारे इंक्रीज़ हो गए, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई, फूड की भी और उसके साथ साथ लैंड की भी। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी बैन करना और इसका अल्टरनेटिव ढूंढना, ये भी इसके मेज़र में शामिल है। फिर इसी से रिलेटेड एक आता है सोइल। लैंड पे हमें मिलता है सोइल, और सोइल का जो है वो इरोजन हो रहा है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फैनिंग। फिर उसके बाद में नेचुरल फोर्सेस, विंड, ग्लेशियर एंड वाटर फ्लो। ये सब जो चीज़ें हैं, अब जैसे ये गली इरोजन आपको दिख रहा है, ये बैड लैंड में कन्वर्ट कर देता है। बैड लैंड ये किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर है गली इरोजन जगह जगह। अब ये नेचुरली हुआ है, इसमें ह्यूमंस का हाथ नहीं है, लेकिन जो डिफोरेस्टेशन किया है इसमें ह्यूमंस का हाथ है। अब इस चीज़ की जगह अगर ट्री होता तो ये बांध के रखता है, सोइल को इरोड नहीं होने देता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कितने तरीके के सोइल इरोजन होते हैं? गली इरोजन, शीट इरोजन, ये 2 होते हैं। शीट पूरी की पूरी लेयर का रिमूव हो जाना, और गली कट्स थ्रू द क्ले सोइल एंड मेक डीप चैनल्स नॉन एज गली, जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया मैंने। मेथड क्या है? प्लॉगिंग करो कॉन्टोर के लाइन के अकॉर्डिंग, टेरेस कल्टीवेशन करो माउंटेन रीजन में, एंड शेल्टर बेल्ट बनाइए ताकि पानी के साथ साथ मिट्टी ना बहे। ये 3 मेथड है।
अब देखते हैं कि कितने रिसोर्सेज में और डेवलपमेंट में हमारे पास जो सोइल है उसका किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, कितने क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। तो पहला जो काइंड है वो एलुवियल सोइल है। एंटायर नॉर्थर्न प्लेट में ये आपको मिलेगा, एलुवियल सोइल मिलेगा। उसके साथ साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, प्लेन्स के रीजन पे, यानी दोनों कोस्टल प्लेन्स पे और मेन नॉर्दर्न प्लेन पे ये आपको एलुवियल सोइल मिलेगा। ये यहाँ पे शुगर केन, पैडी, व्हीट जो है वो वेस्टर्न पार्ट में, प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट में, और जो आपका पैडी जो है वो ईस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है। ये मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा पल्स क्रॉप्स वगैरह भी उगाया जाता है। इस तरीके की मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, ब्लैक सोइल की बात करें तो ये कलर में ब्लैक होता है, इसको रेगर सोइल भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा होता है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। महाराष्ट्र और गुजरात कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश ये रीजन है जहाँ पे मिलती है। दे हैव अ यूनिक कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, पोटासियम, लाइन। जब इनमें जो क्रैक्स दिखते हैं ना सोइल में, जिस भी सोइल में क्रैक दिखे वो समझ लीजिएगा ब्लैक सोइल है, रेगर सोइल है। फिर है लेटराइट सोइल। ये टेम्परेट एंड हैवी रेनफॉल वाले इलाके में मिलेंगे। अब हैवी रेनफॉल कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा, केरला में मिलेगा आपको, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों पे मिलेगा आपको। तो ये जो रीजन होते हैं दे आर, इनको मैन्योर्स की ज़रूरत होती है। या तो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करिए या फिर मैन्योर्स, तभी जाके इसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमस कंटेंट कम होता है तो इसलिए डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया वगैरह जो है हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके वजह से भी एक कारण है कि इसमें हमें फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करना पड़ता है। देन कम्स रेड एंड येलो सोइल। ये जो है आपके लो रेनफॉल वाले इलाके में मिलेंगे जहाँ बारिश कम होती है। ऑल्सो फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे भी मिलेगा आपको। ये रेडिश कलर होता है आयरन के डिफ्यूजन की वजह से, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में बना है, रॉक से बना हुआ आता है। ये रेड कलर जो है आपको दिखेगा इस तरीके से, रेड एंड येलो सोइल। येलो का मतलब येलो नहीं होता है, वो भी रेडिश ही होता है, बट हल्का येलो के जैसा दिखता है वो। एरिड सोइल, एरिड जैसा मालूम है आपको, ड्राई, सूखा। तो ये आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में मिलेगा। इस इलाके में प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, कनाल के थ्रू करिए, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होता है। इसी की वजह से ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर और ड्राई क्लाइमेट होता है, तो इवापोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। सॉल्ट कंटेंट ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपने सुना होगा कि इक्वेटोरियल रीजन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसके वजह से सॉल्ट का जो है सी लेवल पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी सॉल्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इतना इवापोरेशन होता है कि सॉल्ट रह जाता है सरफेस पे और वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो ये चीज़ है। देन कम्स फॉरेस्ट सोइल। ये देखिए फॉरेस्ट, जहाँ पे जंगल उगता है, तो हिली एंड माउंटेनियस रीजन में मिलेगा। बेस्ड ऑन लोकेशन, लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन सोइल इन अपर स्लोप। अपर स्लोप पे इसको कोर्स ग्रेन सोइल बोलते हैं सोइल, और लूमी एंड सिल्टी सोइल जो है वो वैली साइड में बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिल्ट लेके आती हैं रिवर्स, जो फॉरेस्ट और जो हिल से बेसिकली फ्लो करती हैं।